सो हमने पढ़े थे रूल्स फॉर फॉर्मिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक, आज बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। हम जब रिजोनेंस बनाते हैं तो जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है उनकी कैसे कंट्रीब्यूशन चेक करते हैं। देखो बेटा, हर पेपर में ये क्वेश्चन आना ही है बेटा। दिस क्वेश्चन विल अपेयर इन एवरी पेपर। हर साल आता है बेटा। आपको पूछा जाता है इसमें से कौन सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है या किसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिजोनेंस मैक्सिमम है। ठीक, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है बेटा। ठीक, तो चलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं contributions of resonating structures। ठीक है बेटा, इसको हम स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स का नाम भी देखते हैं कि कैसे कोई स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं बेटा। ठीक, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सबसे पहली बात जो हम करेंगे, देखो बेटा, जिस लाइन में मैं चलूंगा, जिस ऑर्डर में मैं चलूंगा, उसी ऑर्डर में तुमने चलना है, उससे आगे पीछे नहीं भागना, नहीं तो आपका आंसर जो होगा वो गलत हो सकता है बेटा। ठीक, यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर, सेम ऑर्डर जो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की आपने कंट्रीब्यूशन देखनी है। देखो बेटा, सबसे पहला रूल हमारे पास रहेगा, सबसे पहला रूल होता है न्यूट्रलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। न्यूट्रलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, न्यूट्रलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। देखो बच्चों, बेसिकली जो स्ट्रक्चर न्यूट्रल होगा, जो स्ट्रक्चर न्यूट्रल होगा उसकी कंट्रीब्यूशन हमेशा ज्यादा होती है देन अ स्ट्रक्चर व्हिच इज नॉट न्यूट्रल। जैसे बेटे, अगर मैं ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, हमें ये अच्छे से मालूम है कि व्हाट इज दिस, हमें ये मालूम है कि ये क्या है बेटा, ये ब्यूटाडाइन है और इसमें कॉन्जुगेशन है। अब कॉन्जुगेशन है तो देखो, यहां के इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां जाएंगे बेटा, ठीक, और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे बच्चे, तो जो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास इन दोनों का बनेगा बेटे, वो ऐसे बन जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा, ओके। तो ऐसा करके स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड। नो, इसका एक अलग स्ट्रक्चर भी बन सकता है बच्चे, ठीक है जी, जिसमें इसके ऑपोजिट हो। यानी हम कह सकते हैं कि इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, और ये स्ट्रक्चर भी हमारे पास बन सकता है। और इसका जो रिजोनेंस हाइब्रिड बनेगा मेरे बच्चों, वो रिजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह का बन जाएगा। सो दिस इज रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस वेरी स्ट्रक्चर। अब इसमें हमारे पास ये जो दो स्ट्रक्चर हैं, ठीक, कौन कौन से, स्ट्रक्चर नंबर दिस एंड स्ट्रक्चर नंबर दिस, इस पे चार्ज है। जबकि अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो दिस स्ट्रक्चर इज न्यूट्रल। और मैंने अभी तुम्हें बताया कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होती है। यानी तीन स्ट्रक्चर की अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर तुमसे पूछने को बोले कोई, तो इन तीन स्ट्रक्चर की ऑर्डर जो होगी, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड विच इज इक्वलेंट टू थर्ड। यानी ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज न्यूट्रल होगा। तो सबसे पहले जो चीज हमें देखनी है वो देखनी है न्यूट्रलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर न्यूट्रल है कि नहीं है। ठीक है जी। दूसरी बात, सेकंड बात, मैंने बोला बेटा उसी उसमें जाना है जिस पर्टिकुलर जगह पर मैं आपको, मतलब यू कैन से, जो ऑर्डर आपको दूंगा वही ऑर्डर आपने लेके चलना है। ठीक है जी। सो दूसरा ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, ठीक, देखो दूसरी बात आएगी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, बेटे more are the number of covalent bonds, more is the stability of structure.
ठीक है, मोर आर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। बेटे 90% क्वेश्चन रेजोनेंस के इसी पे सॉल्व होते हैं, और बच्चे इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं और चीजें देखने लगते हैं। सबसे पहले अगर आपने न्यूट्रलिटी देखनी, उसके बाद पहले कोवेलेंट बॉन्ड गिन लेने, फिर आगे चलना है ना। लोग क्या करते हैं, इसको, इस पॉइंट को स्किप कर देते हैं, और 90% ऑफ द क्वेश्चन ऑफ रेजोनेंस इज बेस्ड ऑन दिस, जिसमें मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। जैसे ऊपर वाले ऑर्डर में भी देखें तो हमें यहां पे भी देखने को क्या मिलता है बेटा, इस वाले ऑर्डर में हमें देखने को क्या मिलता है बेटा, कि यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड देखो, सिग्मा बॉन्ड तो उतनी है। अब पाई बॉन्ड गिन लो, 2 पाई यहां है बेटा, यहां पे 1 पाई है, और यहां पे भी 1 पाई है, तो ऑटोमेटिकली यहां पाई बॉन्ड भी ज्यादा है, पाई बॉन्ड ज्यादा है, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। तो ये जो ऑर्डर है, ये इसकी वजह से भी हो सकता है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इज मोर। अब आप मेरे से ये पूछ सकते हो सर कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा हो जाने से ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे पास ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बेटा देखो, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी मेरे बच्चे, एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो बेटा ये वाला पॉइंट कभी नहीं भुलाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड गिनना। आप कुछ और सोचो ना सोचो, सबसे पहले ये चीज सोचनी जरूरी है बेटा। ठीक, पहले न्यूट्रल स्ट्रक्चर देख लो, उसको टिक कर दो। दूसरे नंबर पर अगर न्यूट्रल एक से ज्यादा है या नहीं है, बाकी सारे चार्ज हैं, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड गिनो। उसके बाद तीसरी चीज जो हम पढ़ते हैं बेटा, थर्ड, ठीक, तीसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे बच्चे जी, तीसरी चीज हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट्स, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट्स। तो तीसरी चीज हम नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट्स देखते हैं, किसके ऑक्टेट कंप्लीट है। जैसे बेटा मैं आपके साथ एक एसाइल कटायन बनाता हूं, से दिस इज एन एसाइल, ठीक है जी, और देयर इज अ लोन पेयर ओवर ऑक्सीजन एंड 2 ऑफ देम, क्योंकि यहां 2 तो बॉन्ड में है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास है। अब ये एक तरह की कॉन्जुगेशन कैसी है, जो मैंने आपको समझाई थी, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये लोन पेयर है। तो बेटे दिस इज वेरी ऑमिनस कि ऐसे केस में हमारे पास यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आ सकते हैं, और पॉजिटिव चार्ज जो हो सकता है वो ऑक्सीजन पे जा सकता है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड O1 पॉजिटिव, एंड देयर इज दिस। नाउ इन स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, यहां कार्बन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 2 3 4 5 6, सो देयर इज 6 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द कार्बन, यानी 6 स्टेट है। और ऑक्सीजन के आसपास देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे बेटे ऑक्टेट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे, गॉट इट और नॉट। अब हम यहां आ जाते हैं, यहां आप ध्यान दें तो कार्बन के आसपास 1 2 3 4 5 6 7 8, so there are 8 electrons around the carbon over here, and ऑक्सीजन के आसपास देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चे। तो यहां पे एक में 6 स्टेट है, एक में ऑक्टेट है, तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट ऑक्टेट्स वाला हम ज्यादा लेंगे, मोर ओवर इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी ज्यादा हो गए। तो अगर मैं इसकी कंट्रीब्यूशन की बात करूंगा तो बेटे कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1। पर बेटे मैं बार बार बोल रहा हूं, जो ऑर्डर लिखवाऊंगा ना उसी ऑर्डर में देखना है। तो सबसे पहले आपने न्यूट्रलिटी देखी, उसके बाद नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स देखे, उसके बाद कंप्लीट ऑक्टेट्स देखने हैं। अब कंप्लीट ऑक्टेट्स के बाद, ठीक है जी, चार्ज सेपरेशन देखने का, क्या देखने का, चार्ज सेपरेशन। तो जो चौथी बात हमारे पास आएगी बेटे, फोर्थ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है जी, दैट इज चार्ज सेपरेशन। चार्ज separation, more is the charge separation, lesser is the contribution of structure। क्या बोला, more is charge separation,
lesser is the contribution, lesser is the contribution, lesser is the contribution. अब सर इसको थोड़ा सा समझा दो, ये समझ नहीं आया तो देखो बेटे, इसको समझाने की अपन कोशिश करते हैं। जस्ट अ सेकंड बेटा, इसमें देखिएगा, मान लो एक स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक, एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया इस तरह का, यहां पे OH डबल बॉन्ड यहां पर, फिर डबल बॉन्ड यहां पर। अब मैं इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की करता हूं कोशिश, ठीक है जी। अब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाए तो यहां के इलेक्ट्रॉन गए यहां पर बेटे, ठीक, और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां पर इस कार्बन पर, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पे गए। तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह का बनेगा बेटा जी, देखो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा हो जाएगा, C, यहां पे O, यहां पे डबल बॉन्ड, ठीक, क्योंकि अभी यहां पे डबल बॉन्ड होगा, यहां इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो यहां कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। देयर इज अ लोन पेयर ओवर हियर, और ये डबल बॉन्ड अपने पास एज इट इज है। अब अगली बात, यहां के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा बन गया बच्चों, देखो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का हो गया, यहां पे O1 पॉजिटिव, ठीक है जी, और यहां पे आपका डबल बॉन्ड, अब यहां पे भी डबल बॉन्ड, लेकिन यहां नेगेटिव चार्ज। गॉट इट और नॉट? अब इन तीन में देखिए कंट्रीब्यूशन कैसे लगानी है, इन तीन की कंट्रीब्यूशन हमें किस तरह से लगानी है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें यहां पे समझ में आएगा कि फर्स्ट तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, फर्स्ट न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली उसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ठीक है जी, इसमें सभी में पाई बॉन्ड बराबर है, ठीक, लेकिन इसमें चार्ज की क्या आ गई, सेपरेशन आ गई। यहां पे अगर चार्ज सेपरेशन देखोगे सिर्फ इतनी सी है, ठीक, यहां चार्ज सेपरेशन इतनी है, यानी चार्ज सेपरेशन का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक दूसरे से दूर हो जाना। देखो बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव लैला मजनू है, इनको दूर ले जाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो अगर इनको दूर ले जाऊंगा तो मेरे को लॉट्स ऑफ एनर्जीज नीडेड ताकि मैं इसको दूर ले जा सकूं, ठीक है बच्चे, तो उससे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो 2 की चार्ज सेपरेशन लेस है, तो बेटा इसके बाद कौन सा आ जाएगा, इसके बाद 2 आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए न्यूट्रलिटी, अगर न्यूट्रल नहीं है तो देखिए कोवलेंट बॉन्ड्स, अगर कोवलेंट बॉन्ड बराबर है तो हमने देखा कि किसमें हमारे पास नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट ज्यादा है, अगर ऑक्टेट्स बराबर हैं, यहां पे डबल बॉन्ड्स बराबर है, ऑक्टेट बराबर है, तो ऐसे केस में हम क्या देखेंगे, चार्ज की सेपरेशन, जहां चार्ज की सेपरेशन कम होगी वहां कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी। चार्ज सेपरेशन का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का दूर दूर होना, तो चार्ज सेपरेशन जितनी ज्यादा होगी कंट्रीब्यूशन उतनी ही कम होगी। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। बोलो बेटा ये 4 पॉइंट समझ में आए कि नहीं, क्विकली यस और नो करिएगा। थैंक यू बेटा। अब चलते हैं आगे, अब आ गया हमारे पास पांचवा रूल, ठीक है, पांचवा रूल। देखो पांचवा रूल हमारे को क्या कहता है कि अगर चार्ज सेपरेशन है ही, इफ देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, तो नेगेटिव चार्ज शुड रिजाइड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज शुड रिजाइड ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी नेगेटिव चार्ज हम यहां पर ये लिख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, negative charge must reside on more electronegative element and positive charge
and positive charge must reside on more electropositive एलिमेंट। अब हम इस बात को समझने की करेंगे कोशिश कि हमारे पास क्या मतलब हुआ इसका कि नेगेटिव चार्ज मस्ट रिजाइड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज मस्ट रिजाइड ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। से मेरे बच्चे, मेरे पास एक स्ट्रक्चर है फिनोक्साइड का। अब फिनोक्साइड कैसा बनाते हैं लोग? इसको फिनोक्साइड बोल देते हैं और या फिर इसको हम फीनेट आयन बोल देते हैं। ये हो गया फीनेट आयन, ठीक, या फिनोक्साइड आयन। अब देखो बेटे, यहां के इलेक्ट्रॉन गए यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन गए यहां, तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह का बन गया? ये हमारा बेंजीन रिंग, यहां आ गया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन एज इट इज आ गया डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज आगे चला गया, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। नाउ फर्दर यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां पे। क्लियर हो गई बात? और उसकी वजह से अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बन गया? अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का बन गया है बेटे जी। यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो है ही, यहां पे बेटे डबल बॉन्ड है हमारे पास ऑक्सीजन में, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब यहां के इलेक्ट्रॉन गए यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन गए यहां पर, ठीक है जी। तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा रहा? अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का रहा। यहां डबल बॉन्ड और यहां पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया बेटे जी, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। नाउ लास्टली यहां के इलेक्ट्रॉन गए यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन गए यहां। तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास जो बनने वाला है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे O फिर से नेगेटिव हो गया और ये डबल बॉन्ड यहां आ गए। So these are the resonating structure of phenate। पर इस फीनेट के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान देते हो तो आप पाओगे ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये वाले स्ट्रक्चर्स 2, 3, इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है। तो बेटा वो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन ऑक्सीजन, तो इनकी कंट्रीब्यूशन इज लेस, इनकी कंट्रीब्यूशन इज लेस, इनकी कंट्रीब्यूशन कम होगी, जबकि बाकियों की कंट्रीब्यूशन हमेशा ज्यादा होगी और इसकी कंट्रीब्यूशन बनस्पत थोड़ी सी कम होगी। द रीजन इज वेरी सिंपल, नेगेटिव चार्ज इज लाइंग ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, ठीक है, इसलिए इन तीन की कंट्रीब्यूशन कम हो जाया करती है। ठीक, देखो बेटा, मैंने आपको बहुत क्लियर किया था कि ऑर्डर का ध्यान रखना, उसको समझाने के लिए इधर ध्यान देना जरा। इन दो रूल्स को मैं यहां पे कंपेयर करूंगा। अगर आपने ये रूल पहले ले लिया, मान लो ये रूल पहले ले लिया और ये बाद में लिया, तो क्या आप क्या करेंगे? आप ये गलती कर बैठेंगे कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है विच इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और यहां पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे विच इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने ये रूल पहले ले लिया तो आप फर्स्ट को ज्यादा स्टेबल मान लेंगे, विच शुड नॉट बी देयर। पहले आप ऑक्टेट देख लो, ये बाद की बातें हैं कि नेगेटिव चार्ज कहां और पॉजिटिव चार्ज कहां। जैसे बेटा इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करके फिर वापस आता हूं इसी पे। ठीक, देखो हमें क्वेश्चन ये दे दिया जाता है कि व्हाई फिनोल्स आर एसिडिक। क्या बोलते हैं? व्हाई फिनोल्स आर एसिडिक, व्हाई फिनोल्स आर एसिडिक, व्हाई फिनोल्स आर एसिडिक, हमें ये क्वेश्चन दे दिया गया। देखो बेटा, इसको समझाने के लिए हमने बोला कि फिनोल जो होता है, फिनोल होता है ये OH, और वाटर में ये फिनोल टूटता किसमें है? फिनोक्साइड आयन में।
यानी इट विल बी फॉर्मिंग फिनेट आयन लाइक दिस, ठीक है। और H पॉजिटिव जो है वो किसने ले लिए, वो वाटर ने ले लिए। सो H पॉजिटिव देने वाला हमेशा क्या होता है, H पॉजिटिव देने वाला हमेशा एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है जी। तो यानी फिनोल यहाँ पे एसिड है, ये श्योर है कि फिनोल इज एसिड, ठीक। लेकिन क्यों ये एसिड है, देखो इसके लिए पहले हम फिनोल के रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल, ठीक है। फिनोल के रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, फटाफट से बना डालना, ठीक। कैसे बनाओगे, ये हमारे पास फिनोल है, ठीक। ऑब्वियस सी बात है कि यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, ठीक। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बना मेरे बच्चों का, अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन गया, यहां पे ये आ गया, ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। और हमारे पास यहां पे ये आ गया बेटा, क्लियर हो गई बात। अब यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां आए और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए बच्चों, उसकी वजह से अगला स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा बन गया, अगला स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। अब यहां के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर और यहां के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर, तो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा बन जाएगा बेटा, अगला स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा बन जाएगा कि O के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, यहां कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ठीक। अब यहां के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर और यहां के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर, ठीक। तो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां पे OH, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ठीक है जी। ये फिनोल के रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने तुम्हारे पास बनाए हैं। इसी तरह से बच्चा लोग अपन करते हैं रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोक्साइड, रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोक्साइड। अब फिनोक्साइड के रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी बनाए थे मैंने, ठीक। एक बार फिर से तुम्हारे लिए बना देता हूं ताकि किसी को कोई तरह की दिक्कत ना रहे। ये फिनोक्साइड है, ठीक। अब यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां, ठीक। तो अगला स्ट्रक्चर मेरे पास जो आ गया वो कुछ ऐसा आ गया जी, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे O, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे बेटे ये, यहां पे ये, ठीक है। अब यहां के इलेक्ट्रॉन गए यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन गए यहां, ठीक। जस्ट सेकेंड, यहां के इलेक्ट्रॉन गए यहां, तो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया लाइक दिस, यहां पे नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां, ठीक। अगला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बन गया, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, यहां डबल बॉन्ड O, यहां बेटे हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां क्या आएगा बेटा हमारे पास डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां के इलेक्ट्रॉन बेटे यहां जाएंगे और यहां के इलेक्ट्रॉन बच्चे यहां आएंगे। तो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा लाइक दिस, अब हमें ये देखना था कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर और नीचे वाले स्ट्रक्चर, ठीक, इनमें ये जो तीन स्ट्रक्चर है बच्चों, ये तीन स्ट्रक्चर, इनमें चार्ज की सेपरेशन है, चार्ज सेपरेशन है कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, चार्ज सेपरेशन है। जबकि यहां पे नो चार्ज सेपरेशन, कहीं चार्ज सेपरेशन तो है ही नहीं, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ही है ना बेटा, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। इसलिए फिनोक्साइड इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड,
रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड, यानी रिजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। बेटे एक बात ध्यान देना, मैं कहीं ये नहीं कह रहा हूं कि फिनोक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है, नॉट एट ऑल। कोई भी चार्ज स्ट्रक्चर अनचार्ज से ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, लेकिन जितनी स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज होनी थी, इसकी रिजोनेंस की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होने की वजह से उतनी डिक्रीज नहीं हुई। इसलिए जितना इक्विलिब्रियम इसका आगे जा सकता था वो थोड़ा आगे और ज्यादा चला गया, क्योंकि स्टेबिलिटी कम होनी थी तो आगे नहीं जाना था इक्विलिब्रियम, लेकिन ये स्टेबिलिटी को कंपनसेट कर दिया गया बाय रिजोनेंस। जैसे एक बंदे को पैसे की बहुत जरूरत है भाई, पैसा लेने के बाद वो उधार में आ जाएगा, परेशान तो हो जाएगा, पर क्या हुआ कि एक रिश्तेदार ने उसको कुछ पैसे उधार दे दिए मेरे दोस्त, तो उसका जो उधारी बाजार से होना था वो थोड़ा कम हो गया। अभी अनस्टेबल तो फिर भी है, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ा कंफर्टेबल है ना बेटा। ठीक उसी तरह से हमारे पास फिनोल और फिनोक्साइड में क्या हुआ कि फिनोल से फिनोक्साइड बनने से स्टेबिलिटी कम होनी थी क्योंकि चार्ज होना था, लेकिन रिजोनेंस की वजह से इसकी रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा है। बेटा एक होता है स्टेबल और एक होता है रिजोनेंस स्टेबल, अलग अलग बातें हैं। लोग इसको सेम बोल देते हैं, अलग अलग बात है, डिफरेंट बातें हैं। ठीक क्यों बेटा? स्टेबिलिटी बहुत सारे रीजंस पे डिपेंड करती है। रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कि रिजोनेंस की वजह से जो स्टेबिलिटी आई उसके बारे में डिस्कस हो रहा है। तो क्योंकि फिनोल के स्ट्रक्चर में चार्ज की सेपरेशन पाई गई, फिनोल के स्ट्रक्चर में चार्ज की सेपरेशन पाई गई बच्चे, ठीक, जबकि यहां पे चार्ज की सेपरेशन नहीं थी, तो फिनोक्साइड के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और फिनोल की कंट्रीब्यूशन कम है, इसलिए फिनोक्साइड इज मोर रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसलिए इक्विलिब्रियम थोड़ा सा फॉरवर्ड में चला गया और इसलिए फिनोल एच आसानी से देने लग गया और इसी वजह से फिनोल जो होगा वो एसिडिक होगा। ये तो बात हुई चार्ज सेपरेशन की, पर हम बात एक और कर रहे थे कि नेगेटिव चार्ज शुड रिजाइड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सी। अब इसी के कंटिन्यूएशन में मैं एक और क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, ठीक, इसी के कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है कि देखो बेटा, हम इसकी कंटिन्यूएशन में बोल सकते हैं फिनोक्साइड है 5 resonating structures, whereas benzoate ion, benzoic acid का ion, benzoate ion have 2 resonating structures, still benzoic acid is more acidic. Why? आपने ये देखा कि यहां देखिए फिनोक्साइड के 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब बेंजोइक एसिड जो होता है, बेंजोइक एसिड क्या हुआ, बेंजीन के ऊपर अगर COOH लग जाता है वो बेंजोइक एसिड है, और वाटर की प्रेजेंस में बेटे जी ये बेंजोइक एसिड टूट जाता है और क्या बना देता है, बेंजोएट आयन बना देता है, ठीक है जी। और ऑब्वियसली वाटर ने H ले लिया, H3O पॉजिटिव यहां बन गया। अब ये कहता है कि बेंजोएट आयन जो है वो ये है, ठीक, दिस इज बेंजोएट आयन। यहां के इलेक्ट्रॉन्स व्हाट इज दिस, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, ठीक। तो नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव। मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं कि ये COOH ग्रुप जो होता है दैट इज नॉट इन द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग,
तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, तो इसके सिर्फ ये 2 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब क्वेश्चन यही हमें कह रहा है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इसके 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसके 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, फिर भी बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक क्यों है, यानी बेंजोइक आयन ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि बेटे अगर हम थोड़ा सा भी यहां पे ध्यान दें तो हम क्या पाएंगे इन 3 स्ट्रक्चर्स में, देखिए इन 3 स्ट्रक्चर्स में, ठीक है चार्ज की सेपरेशन नहीं है, बट नेगेटिव चार्ज कहां है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, यानी कार्बन पे। नेगेटिव चार्ज इज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज कार्बन, ठीक। जबकि यहां पे नेगेटिव चार्ज इन बोथ ऑफ द स्ट्रक्चर्स इज ऑन ऑक्सीजन, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज ऑन more electronegative element, on more electronegative element, अब उससे क्या हुआ? देखो बेटा इन 3 में क्योंकि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे था तो इनकी कंट्रीब्यूशन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे था तो कंट्रीब्यूशन इज लेस, इनकी कंट्रीब्यूशन लेस है, तो कंट्रीब्यूशन मेजर यहां तो इसकी और यहां मेजर कंट्रीब्यूशन इसकी, इन 2 की ही मेजर कंट्रीब्यूशन है और यहां पे भी 2 की ही मेजर कंट्रीब्यूशन है, बट यहां नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड ऑन 2 ऑक्सीजन्स, whereas here negative charge is dispersed only on 1 oxygen, so this becomes more resonance stabilized, ठीक, this becomes more resonance stabilized। रीजन क्या दोगे आप? ये बोल दोगे कि in benzoate ion negative charge is dispersed on 2 oxygens, and in phenol the negative charge, phenoxide, the negative charge is dispersed only on 1 oxygen, so in phenoxide negative charge is dispersed on 1 oxygen, therefore benzoate ion is more resonance stabilized, तो बेंजोइक आयन जो होगा वो ज्यादा रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसलिए बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड। तो इन 2 क्वेश्चन को जरा कंपेयर करिए। पहला क्वेश्चन मैंने क्या समझाया आपको? पहला क्वेश्चन बोला फिनोल एसिडिक क्यों, तो हमने फिनोल और फिनोक्साइड के स्ट्रक्चर बना के बता दिए, कह दिया कि फिनोल जो है उसमें हमारे पास 4 सेपरेशन होती है जबकि फिनोक्साइड में 4 सेपरेशन नहीं होती, इसलिए फिनोक्साइड मोर रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसलिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में आ जाएगा, इसलिए फिनोल एच दे देगा, इसलिए फिनोल एसिडिक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि phenoxide ion have 5 resonating structure whereas benzoate ion have 2 resonating structure, yet benzoic acid is stronger, why? तो बोला ठीक है जी इसके 5 resonating structure होंगे बट 3 ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज लाइंग ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, तो इनकी कंट्रीब्यूशन इज लेस, तो कंट्रीब्यूशन 2 ही स्ट्रक्चर की हुई, जबकि यहां पे 2 ही स्ट्रक्चर थे, फिर यहां पर नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड ऑन 2 ऑक्सीजन and here negative charge is dispersed only on 1 oxygen, so this becomes more resonance stabilized, hence benzoic acid is more stronger and acid। बोलो मेरे बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? सगल बिटिया आपको समझ में आया? एंड हरमन एंड सगल बेटे थोड़ा सा मेरे को ये बता देना आपको दिखाई दे रहा है सभी को? अगर कोई मतलब वैसे तो बीच में वो इंटरमिंगल हो रहे हो स्ट्रक्चर्स वगैरह, ठीक, ओके। तो हमने वापिस आ गए बेटा जी, ठीक,
हमने पांचवा पढ़ा था, ठीक, कि नेगेटिव चार्ज मस्ट रिजाइड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज मस्ट रिजाइड ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है जी, अगर ऐसा हो जाए, अब हम इससे आगे चलते हैं बेटा जी। अब छठे वाला रूल पढ़ते हैं, जो कि एक तरह से लास्ट रूल हमारे पास रहेगा। ठीक, एक बात पहले समझ के रखना, कभी भी पेंटावेलेंट नाइट्रोजन, पेंटावेलेंट कार्बन या डाइवेलेंट हाइड्रोजन नहीं होना, वो तो रूल ही है, वो स्ट्रक्चर तो हो ही नहीं सकता। ठीक, वो बात ही परे है। अब हम बात कर रहे हैं जो गिवन स्ट्रक्चर, जो राइट स्ट्रक्चर होते हैं उनमें। तो छठा नंबर देखो बेटा, लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम। अगर लाइक चार्जेस हो जाए एडजेसेंट एटम पे, मेक्स मॉलिक्यूल या मेक्स स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल। लाइक charges on adjacent atoms makes structure least stable। ठीक, अगर एडजेसेंट एटम पे लाइक चार्जेस आ जाए तो स्ट्रक्चर बिकम्स लीस्ट स्टेबल। जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड, ठीक, CH सिंगल बॉन्ड, CH1 नेगेटिव, ठीक है जी, CH1 पॉजिटिव, ठीक है जी, आगे N1 पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक, एक स्ट्रक्चर ये है। और दूसरा स्ट्रक्चर मैंने ऐसा बना दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH से ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना दिया, CH1 पॉजिटिव, ठीक है जी, और यहां पे CH1 नेगेटिव, N पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब इन दो स्ट्रक्चर में देखते हैं, इन दो स्ट्रक्चर में यहां देखेगा, लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम्स, like charges on adjacent atoms make it least stable। इसको लीस्ट स्टेबल बनाया जाता है बेटा जी। ठीक, तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा, ये कम स्टेबल रहेगा। बेटा कल को अगर क्वेश्चन ये आ जाता है ना कि विच ऑफ देम इज लीस्ट स्टेबल, तो पहले ही लाइक चार्जेस देख लो। अगर लाइक चार्जेस एडजेसेंट एटम पे हो तो पहले ही कांटा लगा दो, ये लीस्ट स्टेबल। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कंपटीशन में बहुत बार आ चुका है। ठीक, लाइक चार्जेस पे एडजेसेंट एटम होते हैं। तो बेटा जी जब कंट्रीब्यूशन देखनी है तो आपने इन 6 रूल्स को लाइन पे लाइन वाइज लगाना है। सबसे पहले क्या देखनी है? सबसे पहले देखनी है न्यूट्रलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। क्या देखना है? न्यूट्रलिटी। अगर कोई न्यूट्रल नहीं है देन मूव टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बराबर हैं देन मूव टुवर्ड्स नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट्स। अगर ऑक्टेट्स बराबर हैं तो चार्ज सेपरेशन देखने का। अगर चार्ज सेपरेशन बराबर है या चार्ज सेपरेशन है तो नेगेटिव चार्ज शुड रिजाइड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर बेटे हमारे पास लाइक चार्जेस एडजेसेंट एटम पे हो दैट कंट्रीब्यूट्स द लीस्ट। ठीक है बच्चे, ये 6 रूल, इसको ऊपर नीचे नहीं करना। अगर इसको ऊपर नीचे किया तो ये गारंटी है कि आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। अगर आपने ऊपर नीचे किया, ठीक, आपको मैंने जो असाइनमेंट्स भेजी हैं बेटा, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आ गए। अभी भेजी नहीं शायद, रिजोनेंस की नहीं भेजी है, तो आज मैं रिजोनेंस की आपको भेज दूंगा शाम तक। तो बेटे रिजोनेंस में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डाल दिए और आप देखना बड़े बड़े स्ट्रक्चर, और आप परेशान हो जाएंगे। करना क्या, जब आप मेरे से पूछेंगे ना तो मैं सिंपली बोलूंगा कोवेलेंट बॉन्ड गिनो, क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा। तो अगर तुम इसको ऊपर नीचे लेके जाते हो तो अपने लिए खुद जिम्मेदार हो जाओ। पहला अगेन दिमाग में घुसा लो न्यूट्रलिटी। दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि सारे बच्चे छोड़ते हैं। सारे बच्चे कोवेलेंट बॉन्ड तो गिनते ही नहीं है। ठीक, वो
पहली बात होती है। पहले न्यूट्रलिटी, फिर कोवेलेंट बॉन्ड, फिर कंप्लीट ऑक्टेट्स। कंप्लीट ऑक्टेट्स के बाद आगे चलोगे तो चार्ज सेपरेशन जहां कम, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। चार्ज सेपरेशन के बाद अगर चार्ज सेपरेशन है ही या नहीं भी है तो नेगेटिव चार्ज मस्ट रिजाइड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मस्ट रिजाइड ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है बच्चे। और फिर लास्टली अगर कभी ऐसा दिया कि कौन सबसे लेस कंट्रीब्यूटर है, तो अगर आपके पास एडजेसेंट एटम पर लाइक चार्जेस हो तो स्ट्रक्चर इज लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग। बोलो मेरे बच्चों, बात अच्छे से समझ में आई कि नहीं? एक बार यस लिख दो तो आगे चलूंगा। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटे जी, ठीक? ये आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व करके बताओ। ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आपको एडवांस में कभी दिया गया था, चिंदू सा क्वेश्चन है, दिया एडवांस में था, ठीक? बट चलिए, इससे आपका लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं फॉर्मिक एसिड के कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आपने उसको कंट्रीब्यूशन के ऑर्डर में लगा देना है, ठीक? पहला स्ट्रक्चर है फॉर्मिक एसिड का, ये, ठीक है जी। दूसरा स्ट्रक्चर है ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है। तीसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये, ठीक? ये थर्ड स्ट्रक्चर है। और चौथा स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटे, ये। चलो, अब इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा दो क्विकली, जल्दी जल्दी से पहले। गुड नजफ, शाबाश शाबाश शाबाश, चलते जाओ चलते जाओ। आदित्य करेक्ट बेटा। शाबाश आकाश, गलत हो गया बेटा, आकाश ध्यान से देख, गलत हो गया, तेने ऑर्डर फिर स्किप कर दिया। चलो शाबाश, दमन, नरेंद्र, सगल, फटाफट से आंसर दो बेटा, जल्दी, शाबाश। हितेश आंसर दे फटाफट। यस सगल, ठीक है। सी, वेरी गुड तानिष्क। देखो बेटा, इसमें न्यूट्रलिटी है, तो भैया ये तो श्योर था कि फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ न्यूट्रलिटी। अब इन तीनों में दूसरे नंबर पे आकाश कोवलेंट बॉन्ड गिनना था। रोहित आपने भी गलत किया, दूसरे नंबर पे कोवलेंट बॉन्ड गिनने का, तो कोवलेंट बॉन्ड यहां ज्यादा यहां कम यहां कम, तो फिर सेकंड। अब यहां कोवलेंट बॉन्ड बराबर है, ऑक्टेट बराबर है, गिन लीजिएगा, ऑक्टेट बराबर कोवलेंट बॉन्ड बराबर, चार्ज सेपरेशन भी बराबर है। तो बेटा यहाँ पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, यानी यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और इसकी स्टेबिलिटी कम, सो ऑर्डर मस्ट बी दिस। बोलो बेटे, किसी बच्चे को डाउट हो तो ही और शी कैन आस्क राइट नाउ क्विकली। सो आई विल सेंड यू नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस, क्योंकि ये हमारा हर साल, आप पिछले 10 साल के पेपर उठा लो, हर साल ये क्वेश्चन आता है, ठीक? चाहे वो नीट होगा, चाहे मेंस होगा, चाहे एडवांस होगा, इनमें से आना ही है, ठीक? उसको इस तरह से पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल है, इनमें से किसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है,
किसकी रिजोनेंस एनर्जी ज्यादा, मोर स्टेबल रिजोनेंस एनर्जी ज्यादा। ठीक, इस तरह किसी भी तरह से पूछा जा सकता है आपको ये क्वेश्चन। तो मोर कंट्रीब्यूशन की तरफ हम चल रहे हैं, तो उसको समझाने की मैंने कोशिश की। अगेन 6 पॉइंट्स। पहला पॉइंट न्यूट्रलिटी, दूसरा पॉइंट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, तीसरा पॉइंट कंप्लीट ऑक्टेट्स, चौथा पॉइंट चार्ज सेपरेशन, पांचवा पॉइंट नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड छठा पॉइंट लीस्ट स्टेबल वही जिसमें एडजेसेंट एटम पे लाइक चार्जेस हो जाए। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, तो हमने ये रिजोनेंस पढ़ी। तो बेटे अब मैं तुम्हें बता चुका हूं रिजोनेंस क्या होती है, कितनी तरह की होती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, और उनके स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है। आप ये सारा देखिएगा रनिंग में, मजा आ जाएगा जिंदगी का बेटा। ठीक, लेकिन आई एम नॉट फिनिश्ड येट। ठीक, यू आर स्टडीइंग विद अश्विनी सर, सो आई एम नॉट फिनिश्ड येट। हम एक और रिजोनेंस पढ़ना चाह रहे हैं यहां पर, जो कि मैं आगे आपको बहुत ज्यादा यूज करवाऊंगा। एक जगह पे कटायंस की स्टेबिलिटी आएगी तो वहां इसका यूज होगा। सो आई एम doing one more type of resonance with you, and that sort of resonance is called as bent bond resonance. So this is another type of resonance, bent bond resonance. ठीक, बट इस बेंट बॉन्ड रिजोनेंस को लोग डांसिंग रिजोनेंस भी बोलते हैं, कई डांसिंग रिजोनेंस भी बोलते हैं। ऐसे अपना नाम रखा हुआ है, ऐसा कोई बुक्स में नाम नहीं होता, ये ऐसे बोल देते हैं लोग डांसिंग रिजोनेंस। अब ये बेंट बॉन्ड रिजोनेंस होती क्या है, क्यों होती है, थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। देखो बेटे, हमारे पास दो कटायन दे दिए गए। एक कटायन तो दे दिया गया ये बेटा, ठीक, ऑब्वियसली टर्शरी है, पर 3 ट्रायंगल यानी 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग्स लगे हुए, और वहीं पर एक मेरे बच्चों मैंने ना ये दे दिया है, ठीक है जी, ये भी टर्शरी है। बेटा एक बेंजीन रिंग से 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, याद रखना, एक बेंजीन रिंग से 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। आप देखिए पीछे, उसमें क्या होता है, चार्ज ऑर्थो पे या पैरा पे या फिर ऑर्थो पे आता है। अगर आप पिछले स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, ठीक, मैं पिछले स्ट्रक्चर्स पे जाता हूं आपके, ठीक, आप देखिए एक बेंजीन रिंग की वजह से ये 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ये तो होते ही आइडियली ना, बट हर बेंजीन रिंग 1 2 3 1 2 3, हर बेंजीन रिंग 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देता है। क्लियर हो गई बात? ठीक, अब इसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो यहां पे हमारे पास क्या है, यहां हमारे पास 3 बेंजीन रिंग है, तो एक बेंजीन रिंग के कितने स्ट्रक्चर होंगे, 3, तो 3 के हो जाएंगे 9 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्लस 1 की स्ट्रक्चर। बेटा की स्ट्रक्चर जैसे ये है, जैसे ये अभी है, ये की स्ट्रक्चर है, ठीक, तो टोटल मिला के 10 स्ट्रक्चर्स बने, 9 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक की स्ट्रक्चर, 10 स्ट्रक्चर। और जिस चीज के जितने ज्यादा स्ट्रक्चर उतनी चार्ज के डिस्पर्सल ज्यादा, जितनी चार्ज के डिस्पर्सल ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। सो मोर इज द रेजोनेंस, मोर इज द स्टेबिलिटी, वी नो। हियर देयर इज नो कंडीशन जिसमें रेजोनेंस है। क्या कोई कंडीशन है रेजोनेंस की? इज देयर एनी कंडीशन ऑफ रेजोनेंस? देयर इज नो कंडीशन। बट हमने जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा, हमने पाया दिस इज मोर स्टेबल। Now the question arises, why it is more stable? Why? Which concept explains this? क्योंकि इसमें resonance तो लगी नहीं रही. So then which structure explain this? देखो बेटा, इसको explain करने के लिए हमें एक special चीज दी गई, bent bond resonance. मान लो मेरे पास ये कटायन है, ठीक है बच्चों,
अब यहां का जो बॉन्ड एंगल है, ट्राइंगल के अंदर, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए बेटा? 60 डिग्री। जबकि हम ये जानते हैं कि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड एंगल जो होना चाहिए था बेटा जी, एक्सपेक्टेड एंगल वो 109.5 डिग्री के करीब होना चाहिए था। बट सी here what happens, the deviation of angle is very large, और इस डिविएशन की वजह से क्या होता है, there is a large angle strain, इसकी वजह से एंगल का स्ट्रेन आ जाता है। अगर नॉर्मल एंगल की वजह से, नॉर्मल एंगल से डिविएशन हो, नॉर्मल एंगल से क्या हो, डिविएशन हो, उसकी डिविएशन की वजह से, उस नॉर्मल एंगल की डिविएशन की वजह से हमारे पास क्या होता है, बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन आ जाता है। अब इस एंगल स्ट्रेन के आने की वजह से क्या होता है कि ये इतना स्टेबल नहीं रहता है। तो हमने क्या पाया कि इसके जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह के हो जाते हैं। देखो बेटा ध्यान से, कि इसको अगर मैं ऐसे बनाता हूं, से दिस, ठीक, these are empty orbitals of this carbon, these are empty orbitals of this carbon which is positive carbon, ये पॉजिटिव कार्बन है और ये इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। और यहां पर बेटे ये इसके, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ना, ये ऐसे ओवरलैप होके बना है। ठीक है जी। सो these are called as to be bent orbitals, bent orbitals, and this is empty orbital, empty orbital। अब क्या होगा, ये पास आ जाने की वजह से, ये पास आ जाने की वजह से यहां के इलेक्ट्रॉन, बेंट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, वो यहां पर जा सकते हैं। ठीक है, क्यों, यहां पे एंगल का स्ट्रेन है, उसकी वजह से ये बेंट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं, जिसकी वजह से देखिए स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब जहां के इलेक्ट्रॉन गए पॉजिटिव कार्बन पर, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे ना वो यहां चले गए, तो ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूटा, तो ये 1 2 3 4 ऐसे करके स्ट्रक्चर बन गया। अब बॉन्ड तो ये भी वैसा ही था, ये भी तो टूट सकता था। दिस कैन बी लाइक दिस, कि ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले गए होते तो ये बॉन्ड टूट गया होता। तो एक अगला स्ट्रक्चर मेरे पास कुछ ऐसा बन जाता, सी, ठीक, ऐसे करके, और यहां से ये ऐसा बन गया होता, यहां पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। फिर ऐसा भी हो सकता है, कैसा, ऐसा भी हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाए और ये वाला बॉन्ड टूट जाए बेटा, ये वाला बॉन्ड टूट जाए और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाए, तो एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता है। प्लीज सी दिस, इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ही टूट गया। ऐसा नीचे वाला भी कर सकता है, सो एक ट्राइंगल के 1 2 3 4 4 स्ट्रक्चर, ठीक, और एक ही स्ट्रक्चर तो था ये वाला, तो एक ट्राइंगल के कितने बन गए, एक ट्राइंगल के बेटे जी 5 स्ट्रक्चर बन गए, एक ट्राइंगल के 5 स्ट्रक्चर बन गए।
और ये तरह की रिजोनेंस, इसमें देखो बॉन्ड बेंट है और बेंट ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एम्प्टी ऑर्बिटल में, बेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं एम्प्टी ऑर्बिटल में. सो दिस सॉर्ट ऑफ रिजोनेंस इज कॉल्ड एज बेंट बॉन्ड रिजोनेंस. बेंट बॉन्ड रिजोनेंस, ये बेंट बॉन्ड रिजोनेंस कहलाती है बेटा. इसमें एक ट्राइंगल कितने स्ट्रक्चर बना रहा है बेटा जी? एक ट्राइंगल बना रहा है 5 स्ट्रक्चर. तो यहां 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, 15. फिर ऐसा होता है ये दोनों जुड़ करके यहां वाला बॉन्ड यहां और ये दोनों जुड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाए 16. ये दोनों जुड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाए 17. तो इसके बेसिकली 17 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाते हैं. एक तो इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हो गए बेटा. दूसरी बात, यहां ऐसा होने से इसका रिंग खुला, एंगल का स्ट्रेन भी डिक्रीज हुआ, एंगल का स्ट्रेन भी डिक्रीज हुआ. तो बेंट बॉन्ड रिजोनेंस की कंट्रीब्यूशन नॉर्मल रिजोनेंस से ज्यादा होती है. बेंट बॉन्ड रिजोनेंस की कंट्रीब्यूशन नॉर्मल रिजोनेंस से ज्यादा हुआ करती है. क्यों ऐसा हुआ करता है? क्योंकि बेटा ऑब्वियस सी बात है, यहां एक तो स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हैं, दूसरी बात जब ये इस तरह का कुछ भी बनाएगा तो एंगल का स्ट्रेन जो होगा वो कम होगा. तो एंगल का स्ट्रेन भी कम हुआ, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज्यादा बने. इस वजह से बेटे हमारे पास क्या हो गया कि इसकी स्टेबिलिटी इज मोर देन दिस. सो दिस सॉर्ट ऑफ, यू कैन से स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, दिस सॉर्ट ऑफ रिजोनेंस is called as bent bond resonance. This sort of is called as bent bond resonance. अब आप मेरे को बोलेंगे कि सर जी आपने bent bond resonance तो बताई, पर ये कहां होती है? बेटा इसके लिए एक ही कंडीशन है कि साइक्लोप्रोपाइल रिंग के अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, बस. साइक्लोप्रोपाइल रिंग के अगले, सिर्फ इसी तरह के कटायंस में ये पाया जाएगी और कहीं बेंट बॉन्ड रिजोनेंस नहीं देखी जाती. साइक्लोप्रोपाइल रिंग के अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना मांगता. सो दिस इज बेंट बॉन्ड रिजोनेंस एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट फॉर कंपटीशन. जैसे बेटा ये जो कटायन बना है ना, ये वाला कटायन, ये दुनिया का सबसे स्टेबल कटायन है. इससे ज्यादा स्टेबल दुनिया में कोई है ही नहीं. इवन अगर मैं दो ऐसे वाला भी बना दूं ना, दो ट्रायंगल वाला भी बना दूं, तो इसमें कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे बेटा? 5 5 10 ये प्लस इन दो का जुड़ करके एक 11. तो इसके 11 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन जाएंगे बेटा, और प्लस एक ही स्ट्रक्चर मतलब 12 स्ट्रक्चर बन जाएंगे. इसके 12 स्ट्रक्चर भी होंगे और इसमें इसके मुकाबले स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. तो यानी 3 अगर साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगे उसकी स्टेबिलिटी तो ज्यादा है, 2 की भी इससे ज्यादा है भाई. तो बेंट बॉन्ड रिजोनेंस जो होता है दैट इज मोर कंट्रीब्यूटिंग. तो पहले मुझे ये क्लियर करो, तुम्हें बेंट बॉन्ड रिजोनेंस का आइडिया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो यस और नो. यस 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 सभी लिखेंगे. रोहित चल शाबाश बेटे. ओके थैंक यू. तो ये बेंट बॉन्ड रिजोनेंस का कांसेप्ट है और इसके बेसिस पे हमें कई बार एक क्वेश्चन दे दिया जाता है. हमें बोलते हैं कि ये, फिर ये, और फिर ये, तो हमें समझ में आ गया ये ज्यादा स्टेबल, ये उससे कम स्टेबल, ये उससे भी कम स्टेबल. अगर मान लो कहीं ट्राइफिनाइल घुसाना होगा, ट्राइफिनाइल इससे कम. तो बेंट बॉन्ड रिजोनेंस की एक ही कंडीशन एक ही जगह लगाया जाता है. जब भी साइक्लोप्रोपाइल रिंग के अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बेंट बॉन्ड रिजोनेंस जरूर आएगी बेटा, और उसकी कंट्रीब्यूशन नॉर्मल रिजोनेंस के मुकाबले ज्यादा होगी. उम्मीद है पानी की तरह बात क्लियर हो गई है. बेंट बॉन्ड रिजोनेंस पूरी तरह समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट. क्या मैं आगे चल सकता हूं बेटा?
ओके, अब देखो बेटे, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया बेटा रिजोनेंस क्या होती है, कितनी तरह की होती है, ठीक, उसमें किस तरह से कौन सी ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होती है, आइसोवेलेंट की हेट्रोवेलेंट, उसकी क्या कंडीशंस होती, रिजोनेंस होती कहां है, ठीक, फिर उसके स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, कौन ज्यादा स्टेबल होता है, बेंट बॉन्ड रिजोनेंस किसको कहते हैं, ठीक। लेकिन अब आएगा बेटा इसका कि ये पढ़ना क्यों है हमें, यानी एप्लीकेशंस ऑफ रिजोनेंस। तो चलिए लेट मी डू एप्लीकेशंस ऑफ रिजोनेंस। तो देखो बेटा एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस में आज जो चीज तुम्हें पहले पढ़ा रहा हूं सबसे पहले, ठीक, वो मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ा रहा हूं, फिर एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस को अपन लेंगे, ठीक। क्या है कि मीजोमेरिक इफेक्ट की अपनी एप्लीकेशन होती है, ठीक। उससे पहले एक और चीज ले लेते ताकि हम बीच में कंफ्यूज ना हो, टाइम थोड़ा कम है इसलिए डर भी लग रहा है, पर चलो ले लेते। अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस। ठीक, क्योंकि टाइम थोड़ा सा मेरे पास शॉर्ट है, इसलिए मैं एरोमेटिक कैरेक्टर बाद में तुम्हें बताता हूं, बहुत मस्त चीज बताऊंगा बेटा जी, ठीक। अभी अपन एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस में सबसे पहली बात पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट क्या बला होता है, ठीक। मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, ये रिजोनेंस की पहली एप्लीकेशन हुआ करती है, मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक ना। मेरे बच्चों, मैंने जब इंडक्टिव पढ़ाया था, मैंने तभी तुम्हें एक क्वेश्चन दिया था कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन मीजोमेरिक इफेक्ट एंड रिजोनेंस इफेक्ट। तो बेटे आप में से कोई बच्चे ने इस पे तैयारी की होगी, पढ़ा होगा, मैं चाहता हूं अपने व्यूज शेयर करें मेरे साथ। चलिए बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीजोमेरिक इफेक्ट एंड रिजोनेंस, क्विकली कौन बताएगा मेरे को? यस यस, क्विकली क्विकली बेटा, टाइम नहीं है इतना, बहुत सारा कुछ करने को है। बताओ 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 फटाफट से। किसी को पता है? नहीं पता है तो नो लिखो फटाफट से सभी बच्चे। सर रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन होती है और मीजोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। अरे कैसी बात कर रहा है यार, मीजोमेरिक इफेक्ट इज एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस, इधर डीलोकलाइजेशन ही होनी है पुत्र, ये तो बात ही नहीं है। चलो मैं समझाता हूं, डिफरेंस समझाता हूं, ठीक। पहले तो डिफरेंस को देखेंगे और फिर देखेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, ठीक। देखो बच्चे, मान लो एक स्ट्रक्चर अपन ने लिया ये, ठीक है जी। अब ये स्ट्रक्चर लेने से क्या हुआ कि यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए, तो अगला स्ट्रक्चर मेरे बच्चों ने क्या बनाया, यहां नेगेटिव डबल बॉन्ड और यहां पॉजिटिव, इजंट इट। अगला स्ट्रक्चर देखिएगा, यहां पॉजिटिव, यहां डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव, अगला स्ट्रक्चर ये बना दिया, ठीक है जी। अब इसमें आप देख क्या रहे हैं, देख रहे हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड भी है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड भी है। सो ऐसे केस में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में है, आगे पीछे दोनों साइड चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हमारे को नहीं आ रही है। तो ये रिजोनेंस है, ये क्या है, रिजोनेंस, ये रिजोनेंस हो रही है। अभी इसी रिजोनेंस में हमने क्या किया, एक ट्रिक खेला जी। वही स्ट्रक्चर था, यहां ओ लगा दिया मैंने, है ना, ट्रिक को समझो।
कि क्या लगा दिया सर ने, ओ लगा दिया, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, और हमारे पास जो अगला स्ट्रक्चर बन गया वो यहां पे नेगेटिव आ गया बेटा, ठीक, यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां पॉजिटिव आ गया। क्या किसी भी कंडीशन में मैं कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता हूं कि यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चल जाए, यहां के यहां, यानी क्या मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता था? कैन आई फॉर्म दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर कि यहां का लोन पेयर, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां का यहां चला गया? मैं कभी बना ही नहीं सकता था। नो, नॉट एट ऑल, दिस कैन नॉट बी फॉर्म। सो क्या हुआ कि नाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में आएगा। रिवर्स तो, वो तो रिवर्स तो रहता है, बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय डायरेक्शन नहीं है। यहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूनिडायरेक्शनल। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूनिडायरेक्शनल, इजंट इट? ऑक्सीजन की तरफ कोई जाएगा, समझ में आई? अब ये किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन। अगर मैं ये ऑक्सीजन हटा देता तो बेटे दोनों साइड फ्लो होता, इधर भी उधर भी, लेकिन ऑक्सीजन लगा देने से ये इस साइड को हो गया। यानी किसी भी ग्रुप के कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे लगने से अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनी डायरेक्शनल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मीजोमेरिक इफेक्ट ऑफ दैट ग्रुप। बात समझ में आई? सो मीजोमेरिक इफेक्ट को कैसे डिफाइन करोगे? मीजोमेरिक इफेक्ट को ऐसे डिफाइन करोगे कि इफ a group or atom attaching to the conjugated system makes the flow of electron unidirectional. ठीक? If a group of atom attaching to conjugated system makes the flow of electron unidirectional, the group is said to exhibit its mesomeric effect. So group is said to exhibit its mesomeric effect. ये कंप्लीट कर लेना डेफिनेशन में कि अगर therefore showing its मीजोमेरिक इफेक्ट, तो एक बात समझ लेते हैं कि मीजोमेरिक इफेक्ट किसी ग्रुप का इफेक्ट है, किसी ग्रुप के लगने के बाद होगा। रिजोनेंस तो ग्रुप हो अरे ना हो हमारी बला से यार, कॉन्जुगेशन हो तो रिजोनेंस होगी, पर कॉन्जुगेशन में जब कोई ग्रुप या एटम लग जाए और वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूनिडायरेक्शनल बना दे, इसको बेटा उसका मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? ऑब्वियसली आ जाना चाहिए। ठीक ठीक, किसने बताना है? अब देखो बच्चे, बेसिक बात है कि हमारे पास ऐसे करके दो तरह का इफेक्ट हो सकता है बच्चे। वी कैन हैव ओनली टू टाइप ऑफ इफेक्ट्स। ठीक, फर्स्ट टाइप ऑफ इफेक्ट क्या होगा? देखो बेटा, फर्स्ट टाइप इफेक्ट होगा कि प्लस एम इफेक्ट, जिसको लोग प्लस आर भी बोल देते हैं। प्लस एम इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे दे और वो खुद कैसा बन जाए, इलेक्ट्रॉन दे दे और खुद कैसा बन जाए, पॉजिटिव बन जाए, यानी प्लस एम इफेक्ट इफ conjugated system becomes
इलेक्ट्रॉन रिच यानी ग्रुप इज गिविंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज ग्रुप is giving electrons to conjugated system. So that is called as plus m effect. ठीक है मेरे बच्चों। जैसे अगर मान लो हमारे पास ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है बेटा जी, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओहो ठीक। नाउ व्हाट हैपेंस, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां, ठीक। तो बेटा जी ऑब्वियसली यहां नेगेटिव आएगा। अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा क्या बन जाएगा, अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, ठीक। यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पे ये आ गया। अब हमारे पास यहां के ये इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के ये इलेक्ट्रॉन यहां, तो आपने देखा कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया बेटा जी। कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। तो दिस इज शोइंग प्लस एम इफेक्ट। वहीं पर एक होगा माइनस एम इफेक्ट, जिसको लोग माइनस आर इफेक्ट भी बोल देते हैं, ठीक। अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच ले, यानी इफ अ ग्रुप withdraws electron from conjugated system and makes it electron deficient, so it is said to exhibit its minus m effect। जैसे बेटे इसी तरह के सिस्टम में, ठीक, इसी तरह के सिस्टम में हमने क्या किया, यहां n डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ लगा दिया हमने, ठीक। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये ऑक्सीजन यहां से खींचेगा, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ठीक है जी। तो अगला हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चे, वो कैसा बन जाएगा, सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, N O नेगेटिव, हियर वी हैव अ डबल बॉन्ड, यहां तो पॉजिटिव रहना ही है, यहां पॉजिटिव आ जाना है, यहां डबल बॉन्ड। अब देखो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, तो अगला स्ट्रक्चर और बन जाएगा, यहां विड्रॉ हो रहा है, तो विड्रॉ करने वाले ग्रुप जो है वो माइनस एम दे रहे हैं और रिलीज करने वाले ग्रुप जो है प्लस एम दे रहे हैं। पर सर अब हमारे को ये क्लियर कर दो, कौन से ग्रुप विड्रॉइंग होंगे सर, कौन से ग्रुप रिलीजिंग होंगे, किसका प्लस एम होगा, किसका माइनस एम होगा। इसका एक बहुत सिंपल शॉर्टकट समझ लेते हैं। जिस भी ग्रुप के ऊपर एटम जो भी होगा जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे लगा है, अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे लगा हुआ एटम में लोन पेयर हो और वो मल्टीपल बॉन्डेड ना हो, that will always show plus m effect। क्या बोला,
जिसके ऊपर लोन पेयर हो और वो मल्टीपल बॉन्डेड ना हो, that will certainly show plus M effect. जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, there are lot more examples. OH, ठीक है जी, there is any halogen X, there is NH2 group, ठीक, क्लियर। इसी तरह से देयर इज OR ग्रुप, यहां पे NHC डबल बॉन्ड OR ग्रुप। सी द लोन पेयर इज लाइंग ओवर नाइट्रोजन, इट इज नॉट मल्टीपल बॉन्डेड। आगे भले मल्टीपल बॉन्डेड हो, यहां से ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे जुड़ा है और जो एटम कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे जुड़ा है उसके ऊपर लोन पेयर है, उसके आगे डबल बॉन्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके ऊपर हमारे पास लोन पेयर है, दैट इज शोइंग प्लस आर। और ऐसा कोई ग्रुप मेरे बच्चे, ऐसा कोई ग्रुप जिसमें डायरेक्टली अटैच्ड एटम मल्टीपल बॉन्डेड हो, डायरेक्टली अटैच्ड एटम मल्टीपल बॉन्डेड हो, दैट इज शोइंग its minus R effect. For example, I have nitro, हमने यहां पॉजिटिव चार्ज लिखा है, बेटा आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ जी, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो चलो अपन इधर भी ब्लैक से लिख देते। ब्लैक तो दिख रहा है ना, ठीक। तो हमारे पास लो जी, पहला हो गया नाइट्रो ग्रुप, इसको चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, प्लस माइनस लिख दो, एक ही बात है। इसी तरह से C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप, इसी तरह से C डबल बॉन्ड O H ग्रुप, इसी तरह से C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप, ठीक। इसी तरह से अगर आप ले C डबल बॉन्ड O Cl ग्रुप या X ग्रुप, ठीक। आप देखो यहां डायरेक्टली अटैच्ड एटम मल्टीपल बॉन्डेड हो गया। इसके अलावा एक ग्रुप आपने एज दिस समझ के रखना है और वो है CX3 ग्रुप। इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, X इज हैलोजन, जैसे CCl3, इस पे मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, yet it is minus R giving group, minus M giving group. This is an exception, mind this, ठीक। और ये एक्सेप्शन जो है वो आगे डील करेंगे अपन। एक फिनोमिना होता है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। पर सर चलो हमें प्लस एम माइनस एम समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? किसका प्लस एम किसका माइनस एम, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब सर ये तो समझ में आ गया, थोड़ा ऑर्डर लगा दोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ऑर्डर से हमें समझ में आ जाएगा कि किसका ऑर्डर ज्यादा है, कौन ज्यादा रिलीजिंग है, कौन कम रिलीजिंग है। तो चलिए लेट मी फॉर्म ऑर्डर ऑफ दीज। ये तो ऊपर जा नहीं पाएगा, चलिए एनी हाउ, छोटा भी नहीं होता ये, कोई बात नहीं। तो ये दो तरह का इफेक्ट आपने ले दिया, प्लस एन माइनस एन। शायद यहां से पीछे जाना होगा। अब देखो भाई, हम प्लस एम माइनस एम की बात करेंगे, ठीक। पहले थोड़ा सा अपन प्लस एम इफेक्ट की बात करते हैं और उसके लिए मैं चंद ग्रुप ले लेता हूं जो प्लस एम शो करते हैं। जैसे मैंने ले लिया OH, जैसे मैंने ले लिया NH2, जैसे मैंने ले लिया OCH3, ठीक। जैसे बेटे मैंने ले लिया से हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलिए इतनों का लगाते, इतनों से सारा ही समझ में आ जाएगा बेसिकली, ठीक। इसमें किसका होगा? देखो बेटा, आप ये देखो कि डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन सा है।
डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन सा है? ठीक, देखो बेटे, हैलोजन जो होते हैं ना, हैलोजन का विड्रॉइंग इफेक्ट इज ऑलवेज मोर, तो हैलोजन को सबसे लास्ट में रख देना, वो तो श्योर है। उनका प्लस एम होता है लेकिन सबसे कम होता है। ठीक, क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनकी बहुत, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने के चांसेस ज्यादा है। रही बात, अगर मैं इनमें से डिस्कस करूंगा तो मुझे देखना है कौन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, कौन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये मुझको देखना है। ठीक, तो बेटे इसमें नाइट्रोजन कैन गिव इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, क्यों? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होगा प्लस एम इफेक्ट। क्लियर? नाउ OH एंड OCH3, यहां देखना बेटा 99% लोग गलत पढ़ाते हैं। बेटा OH का प्लस एम इज मोर देन OCH3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब ऐसा क्यों सर? यहां तो सर ऐसा था, हमारे हिसाब से तो ये प्लस का इफेक्ट लगा हुआ है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये आगे भी देगा। बेटा बात ये है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन कार्बन ने देने ऑक्सीजन को, और यहाँ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने देने हैं। कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो हाइड्रोजन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और इलेक्ट्रॉन देने का और रिलीज भी आसानी से हो जाता है। तो ये एक पिटफॉल है जो 99% स्टूडेंट गलत करते हैं, वो OCH3 का प्लस आर ज्यादा मान लेते हैं। आपको याद रखना है बेटा कि OH का प्लस आर इज मोर देन OCH3, और इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं लॉजिकली। जो भी तुम्हें बोले ना, तुम्हारे किसी टीचर ने इसको उल्टा लिखवाया होगा, मैं जानता हूं। ठीक, क्यों लिखवाया होगा? भैया ज्यादा पढ़े नहीं, ज्यादा ध्यान दिया नहीं। उनसे बस एक क्वेश्चन पूछना, बोलना अगर फिनोल की ब्रोमिनेशन करें तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन होती है, लेकिन एनिसोल की ब्रोमिनेशन करें तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है। ऐसा क्यों? इसका मतलब OH ज्यादा रिलीजिंग होगा ना, वो ज्यादा ब्रोमीन लगा सकेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल्स लगा सकेगा। फिलहाल ये बात आगे भी क्लियर कर दूंगा तुम्हें, बट अभी के लिए ध्यान रखना OH का प्लस आर इज मोर देन OCH3 एंड देन हैलोजन। अब हैलोजन में भी मस्त है। मस्त क्या है? फ्लोरीन का प्लस आर इज मोर देन क्लोरीन, विच इज मोर देन ब्रोमीन, एंड विच इज मोर देन आयोडीन। इंटरेस्टिंग, फ्लोरीन का प्लस आर ज्यादा, ठीक, जबकि फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर प्लस आर क्लोरीन से ज्यादा क्यों? बेटे क्या है, ये कार्बन के साथ ओवरलैप करना है, तो इसका 2p ऑर्बिटल यूज होना है, इसका 3p यूज होना है, इसका 4p यूज होना है, इसका 5p यूज होना है, तो 2p ओवरलैप मोर इफेक्टिव होगा। कार्बन के साथ जुड़ना है ना भैया, हम कंजुगेटेड सिस्टम कार्बन का ले रहे हैं ना, तो यहां पे लीड्स टू 2p overlap, which is more effective. It leads to 2p overlap, which is more effective. इसलिए मेरे पुत्र फ्लोरीन का प्लस आर इज मोर देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ जी। अगर मान लो अपने पास ये होता, ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा यहां पर। आप जो आज तक गलत करते आए हो ना, अपन गलत होने नहीं देंगे आपका। यहां पे R2N है, दूसरा NH2 है, और तीसरा NH C डबल बॉन्ड O R है। ये 3 ग्रुप है, इसका प्लस M लगाना है आपको। हमें लगता है R जो है वो तो ज्यादा रिलीजिंग होने चाहिए, पर इसमें भी वही बात आएगी, इसमें NH2 का प्लस R इफेक्ट इज मोर देन NR2। ठीक है जी, और इसका सबसे कम। अब इसका सबसे कम क्यों भाई? यहां पर क्योंकि बेटा देखो, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे लगा है, इसने इलेक्ट्रॉन आगे देने हैं, हम मान के चल इसने इलेक्ट्रॉन आगे देने हैं, पर बच्चे यहां क्रॉस कॉन्जुगेशन भी तो आई। यहां क्या आई? यहां
क्रॉस कंजुगेशन भी तो आई, देखो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये अपनी तरफ खींचेगा भी, तो देयर इज अ क्रॉस कंजुगेशन ऑफ दिस ग्रुप, तो ये आगे कम देगा, इस वजह से बेटा ये ऑर्डर रहेगा। अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे, बोलो प्लस एम का समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? और कितने बच्चों को गलत कराया गया था पहले ये भी बता दो मेरे को, यस और नो, फटाफट से बता दो कि मेरे को सर कितने बच्चों को गलत समझाया गया था ये? फटाफट लिखो भाई। तो अब गलत नहीं होगा, ठीक। NH2 का सबसे ज्यादा हो गया, देन दैट ऑफ OH, फिर OCH3, जबकि ये लोग पहले लिखते हैं, आपने इसको बाद में लिखना है, ठीक है। दिस इज अ ग्रेट पिटफॉल वी हैव। और हेलोजेंस में बेटे फ्लोरीन का ज्यादा होता है। चलिए ये प्लस एम हो गया। अब प्लस एम से आगे चलते हैं, अगली बात है हमारे पास माइनस एम, ठीक। नेक्स्ट इज माइनस एम इफेक्ट। अब माइनस एम इफेक्ट बेटे जैसे प्लस आई का माइनस आई का ऑर्डर देखा था, वैसे इसमें देख लेंगे कि आपके पास NO2 का सबसे ज्यादा होगा, देन साइनाइड का, ठीक है जी, उसके बाद साइनाइड के बाद C डबल बॉन्ड O Cl का, उसके बाद C डबल बॉन्ड O H का, उसके बाद C डबल बॉन्ड O OH का, ठीक, एंड सो एंड फोर्थ। उसके बाद C डबल बॉन्ड O NH2 का, अगेन सब वही लॉजिक्स हैं जो पहले थे कि नाइट्रो ऑलरेडी विड्रॉइंग था और इसके ऊपर ऑक्सीजन लगे हुए थे, sp2 हाइब्रिडाइज था, ये sp हाइब्रिडाइज था, ठीक। यहाँ पे इसका माइनस आई इफेक्ट इज मोर, ठीक, इसलिए ये एक्चुअली लेने की जगह देने की जगह लेने का काम ज्यादा करता है, ठीक, इसलिए इसका विड्रॉइंग पावर ज्यादा। और यहाँ इसका प्लस आर इफेक्ट, यानी यहाँ क्रॉस कंजुगेशन होती नजर आ रही है, ठीक, तो इसलिए ये आगे इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकेगा। और इधर और भी ज्यादा क्रॉस कंजुगेशन है बेटा, ये और आसानी से देगा, तो ये माइनस एम का ऑर्डर रहेगा। बोलो बेटा माइनस एम का ऑर्डर समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो यस और नो, क्विकली, टाइम हो गया भाई। अभी काम करना है, तुम्हारी बुक में प्लस एम प्लस आर दिया होगा ना भाई, माइनस एम दिया होगा, कोई भी बुक जो फॉलो कर रहे, बेटा अपने आप उस ऑर्डर को लगाने की कोशिश करना, और जो डाउट आए वो मेरे को पूछ लेना। डन। तो आज की कहानी हमने शुरू कहां से की थी, ठीक, हमने आज पढ़ने की कोशिश ये की है सबसे पहले मैंने आपको कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ाया, किसकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होती है। उसके बाद बेटे इसके ऊपर क्वेश्चन बताया, उसका बेटे आपने ये क्वेश्चन भी किया। उसका बेंट बॉन्ड रिजोनेंस के बारे में मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की कि बेंट बॉन्ड रिजोनेंस क्या होती है, डांसिंग रिजोनेंस किसको कहते हैं। उसके बाद बेटे आपने एप्लीकेशंस में मीजोमेरिक इफेक्ट समझा, मीजोमेरिक इफेक्ट और रिजोनेंस में फर्क समझा कि रिजोनेंस में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय डायरेक्शनल होता है और इसमें यूनि डायरेक्शनल होता है। उसके बाद अगली बात आपने समझी प्लस एम किसका माइनस एम किसका और इसमें क्या रहेगा। उम्मीद है बात क्लियर हो गई सारी सभी बच्चों को। तो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स लॉट।